आज की एक बड़ी खबर काशी की ज्ञान वापी मस्जिद में सर्वे को लेकर हंगामा हो रहा है। मुस्लिम पक्ष मस्जिद में सर्वे का विरोध कर रहा है। आज आपको बता दें कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई और मस्जिद में फिर सर्वे होगा, लेकिन कब होगा इसकी तारीख दरअसल कल आएगी। उधर अब इस पूरे मामले पर सियासत गर्मा गई है। ओवैसी ने मस्जिद में सर्वे को लेकर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी नफरत की राजनीति कर रही है। सुनिए। उसको इजाजत है, उसने शादी कर ली, तो उनके भाई को ये कोई जवाज उनके पास नहीं है कि वो जाकर उस बच्ची के शौहर का कत्ल करे। इस्लाम में बदतरीन जुर्म कत्ल है, बदतरीन जुर्म कत्ल है। याद रखो आप, जो मासूम लोगों का कत्ल करता है वो उसी हालत में अल्लाह के दरबार में खड़े होगा हिसाब किताब के दिन कि या अल्लाह ये फलां शख्स मुझे मारा था, अब तू मेरा हिसाब कर। आपको पसंद नहीं था, ठीक है, आप मुंह फेर लेना था, मैं पसंद नहीं, ठीक है जाओ तुम। मगर आपने जुल्म किया, गलत हरकत की और मजलिस इसका कंडेम करती है। मगर मीडिया के लोग क्या कर रहे हो, इसी हर आदमी शुरू हो गया, हम क्या तुम्हारे भाईजान दूल्हे भाई हैं क्या? हो इसी क्या कर रहे, क्यों नहीं बोले हो इसे अब तक? पूछो उनको क्या हो रहा है ये। मैं उनसे पूछ रहा हूं, मोदी नहीं बोलेंगे, आपके डैडी अब्बा नहीं बोलेंगे कुछ भी। जहांगीरपुरी के बारे में मोदी नहीं बोलेंगे वजीर आजम के तौर पर। सेंधवा में 13 मुस्लिम घरों को तोड़ दिया गया, देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे। खरगोन में 22 मुसलमान घरों को, झोपड़ियों को डिमोलिश कर दिया गया, देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे। गुजरात खंबाट में गोदामों को तोड़ दिया गया, देश के वजीर आजम कुछ नहीं बोलेंगे। मगर ओवैसी बोलना, मैं वजीर आजम हूं, मगर नहीं, वजीर आजम से नहीं पूछेंगे, हर चीज हमारे पास। इन्हों क्या बोले, इन्हों क्यों नहीं बोले, इन्हों क्यों नहीं उठे, इन्हों क्यों नहीं बैठे। हैदराबाद की हॉरर किलिंग पर 4 दिन बाद असदुद्दीन ओवैसी की चुप्पी टूटी। निगाहें बीजेपी पर थीं और निशाने पर आ गया देश का मीडिया। लेकिन जो शख्स देश दुनिया की हर घटना पर चीखता हो, उस सांसद से भला अपने ही शहर में हुई जघन्य वारदात पर सवाल कैसे ना हो। सवाल बस इतना था कि क्या नागराजू ने सुल्ताना से शादी कर गुनाह किया था और सुल्ताना के भाई को नागराजू की हत्या का हक किसने दिया। न्यूज़ 24 ने भी MIM अध्यक्ष पर यह सवाल दाग ही दिया। लोगों को आश्चर्य और दुख दोनों हुआ कि यहाँ एक जघन्य हत्या हुई और ओवैसी साहब का रिएक्शन समय से बहुत बाद में आया। और उसके बाद जब आया, सुनिए, ईद के दूसरे दिन आया ये वाकया हुआ, बदतरीन वाकया। अब क्या मैं टीवी चैनलों की हाजमे के लिए, टीवी चैनल के एंकर्स के TRP बढ़ाने के लिए मैं रिएक्ट करूं? मुझे इख्तियार है ना कि मैं कब रिएक्ट करूंगा, कब बोलूंगा मैं। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं उस दर्दनाक वाक़े को कंडेम नहीं करता, हम तो शुरू दिन से कंडेम किए। क्या तेलंगाना में किसी ने उस कातिल की ताईद में जुलूस निकाला? क्या कहा कि हम पैसे जमा करके वकील खड़ा करेंगे? क्या किसी ने उस कातिल के ऊपर फूल बरसाए? और इसके ऑपोजिट क्या हुआ था मध्य प्रदेश में? आसिफ नाम का लड़का साक्षी से शादी करता है तो आपने आसिफ के घर को डिमोलिश कर दिया बीजेपी ने। डिंडोरी के कलेक्टर ने ट्वीट करके कहा कि ये एंटी नेशनल है, शादी करना एंटी नेशनल, घर तोड़ा दिया आपने। उसके बाद सुनिए, नहीं सुनिए, क्या असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा किया यहां पर कुछ, कि यहां की सरकार में हमने कुछ किया यहां पर? AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी लगातार ये इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी और मोदी सरकार देश के मुसलमानों को टारगेट कर रही है, उन पर अत्याचार कर रही है, विवाद का बहाना बनाकर उनके घरों को तोड़ रही है, मुसलमानों के धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वाराणसी के ज्ञान वापी मस्जिद के सर्वे को गैर कानूनी करार देते हुए ओवैसी ने अदालत के आदेश को भी गलत ठहरा दिया। जब पार्लियामेंट ने एक्ट
पास कर दिया और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि वो एक्ट हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, तो आप किस बुनियाद पर कर रहे हैं? आप लोअर कोर्ट को कोई इख्तियार हासिल ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वायलेशन करे, पार्लियामेंट के एक्ट का वायलेशन करे। किस बुनियाद पर कर रहे हैं आप? गलत फैसला है उस कोर्ट का ये। न्यूज 24 से बातचीत में भी ओवैसी अपनी बात पर अड़े रहे। ज्ञानवापी मस्जिद की नापी को संसद और संविधान के खिलाफ बताते रहे। आप ज्ञानवापी मॉस्क पे जो भी सर्वे की बातें हैं उसमें जुडिशरी को चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, मेरा राइट है कि मैं जुडिशरी के फैसले से ना इत्तेफाक करूं, इत्तेफाक ना करूं। मैं, ये मेरा डेमोक्रेटिक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। मैं उस फैसले को गलत मानता हूं। कौन सी उसमें आपत्तिजनक बात है? और मैं इसलिए उसको गलत मानता हूं क्योंकि भारत की पार्लियामेंट में 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट पास किया गया, जिसमें हम सब ने तय किया कि 1947 15 अगस्त को जो रिलीजियस स्ट्रक्चर होगा उसको नहीं बदला जाएगा, जिस हालत में उसी हालत में रहेगा। तो आपने कैसा उसका वीडियोग्राफी का ऑर्डर दिया, सर्वे का ऑर्डर दिया? भाई, आप पार्लियामेंट के एक्ट के खिलाफ जा रहे हैं। और दूसरा, जो बाबरी मस्जिद के जो सिविल टाइटल का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसमें जजेस ने कहा, ऑनरेबल जजेस ने, फाजिल जजेस ने कहा कि वो 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा आपने करार दिया, आप उसके खिलाफ जाएंगे? संविधान के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या करते करते असदुद्दीन ओवैसी ज्ञानवापी मस्जिद से असमानता और बेरोजगारी तक आ गए। पूछा कि क्या संविधान की भावना यही है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन में खाली 44 है, 47 नहीं है। शराब पे पाबंदी लगाइए। क्यों नहीं लगाते शराब की पाबंदी? आप रोज कोई ना कोई शराब पीकर महिलाओं पर जुल्म करता है, अत्याचार करता है, बलात्कार करता है, एक्सीडेंट से लोगों की मौत होती है। बंद करिए ना। क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 38 में नहीं कहा गया कि भारत की जो वेल्थ है वो उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए? 45% भारत की दौलत 10% लोगों के पास है, 50% गरीबों के पास सिर्फ 5% दौलत है भारत की। इस पर क्यों नहीं काम होता भैया? अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हिस्सा नहीं है? 7% के करीब अनएम्प्लॉयमेंट पहुंच चुका है, इसकी आपको फिक्र नहीं है। सिर्फ मुसलमानों को आप नफरत पैदा कर रहे हैं। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बात का फैसला किया है कि ये इस देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है। दिल्ली के जहांगीरपुरी से मध्य प्रदेश के खंडवा और गुजरात तक धार्मिक जुलूसों पर हमले और सांप्रदायिक हिंसा का जिक्र करते हुए ओवैसी ने सुझाव दिया कि सरकार को अब हर ऐसे आयोजन के दौरान हाई डेफिनेशन कैमरे का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि कोई भी गुनहगार बचने नहीं पाए। पुलिस की निष्पक्षता भी दुनिया को दिख जाए। कैमरा लगाइए, क्योंकि जब पुलिस हमेशा मुसलमानों पर दंगाई का इल्जाम, पत्थरबाजी का इल्जाम, अब बताइए वसीम शेख मध्य प्रदेश का जिसके हाथ कटे हुए, वो पत्थर फेंकेगा? आपने उस दुकान को तोड़ दिया, पत्थर फेंके। जिसके हाथ कटे हुए पत्थर फेंकेगा? वो बेशर्मी सी हद कर दिया आपने। इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं रही। तो आप लगाएंगे कैमरा, बुरी बात क्या है? हाई रेजोल्यूशन कैमरा होगा, और इतना ऐसा कैमरा लगेगा कि सूरत दिखेगी, चेहरा दिखेगा, कौन चोर है, कौन बदमाश है, किसके हाथ में तलवार है, किसके हाथ में पत्थर है, और पुलिस की मौजूदगी में वो मालूम हो जाएगा। पुलिस की मौजूदगी में पत्थर फेंका गया तो महाशय की भी, पुलिस वालों का भी रोल मालूम हो जाएगा। यूपी विधानसभा चुनाव में मुंह की खाने के बावजूद ओवैसी ने मुसलमानों का आह्वान किया कि अब वो सरकार बदलने का इंतजार छोड़ दे, उन पार्टियों को वोट देना बंद कर दे जो मुसलमानों पर होने वाले अत्याचार पर खामोश रहते हैं। हिंदू वोट कटने के डर से जुल्म को जुल्म कहने से भी परहेज करते हैं। हिंदी बेल्ट के मुसलमानों से अब डायरेक्टली मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप इस बात को समझिए मेरी। ये लोग जो आकर आपके वोटों का जो धंधा करते हैं, दलाली करते हैं, उनके बातों में मत आइए आप। एक समाजवादी पार्टी का सिटिंग एमएलए है बरेली का, उसके पेट्रोल पंप को तोड़ दिया गया, उसका नेता मुझे कुछ नहीं बोलता भाई। अखिलेश यादव क्या बोले उसके पेट्रोल पंप तोड़ने की? क्योंकि मुसलमान था, नहीं बोले। मगर इफ्तार की दावत में रोजा हम रहते, खजूर वो खा लिए। खरगोन में 22 मुसलमानों के घर और झोपड़ियों को तोड़ा गया, कोई नहीं बोलता। बल्कि कांग्रेस के एक एक्स मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि
पत्थर फेंकने के पैसे मिलते मुसलमानों को बेशर्मी से कहते हैं, यानी मैं अपना घर तोड़ाऊंगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भारत के मुसलमानों को आज ये बात सोचने समझने की जरूरत है कि ये जो अंधेरी रात है लंबी रहने वाली है। इसीलिए हमको अपने नुमाइंदों को, अपने लोगों, अपने उम्मीदवारों को कामयाब करने से राजनीति मजबूत होगी, डेमोक्रेसी मजबूत होगी। सालों से तेलंगाना के बाहर पांव पसारने की कोशिश कर रहे असदुद्दीन ओवैसी को महाराष्ट्र और बिहार छोड़कर बाकी राज्यों में कोई खास कामयाबी नहीं मिल पाई है। लेकिन फिलहाल देश में जिस तरह से हिंदुत्व की राजनीति परवान चढ़ रही है, धार्मिक ध्रुवीकरण तेज हो रहा है, ओवैसी को भी इसमें अपनी पार्टी के विस्तार की संभावनाएं दिखाई देने लगी हैं। संजीव त्रिवेदी, हैदराबाद, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।